अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। ब्रेक से लोग वापस आने में ज़रा थोड़ा सा कल कोशिश करेंगे कि ज़रा ज़्यादा बेहतर अच्छे टाइम पे ब्रेक कर ले। मैंने उस टाइम पे आपसे पूछा था जब वो ओरिएंटेशन खत्म हुई थी कि हाँ भाई कोई गैप की ज़रूरत तो नहीं, आप लोगों का नहीं। लेकिन अब जब ब्रेक आई है तो फिर लोग बाहर निकले तो उन्हें पता लगा है कि वो बहुत ज़्यादा बातें हो गई थी। तो कल एक अच्छे टाइम पे, पहले एक ज़रा बड़ा चैप्टर है हमारा, फिर उसको कवर करते करते जैसे ही खत्म होगा फिर एक ब्रेक कर लेंगे और फिर हमारे पास ये अगेन जो ग्रुप है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ना फिर एक गूगल ड्राइव बना देंगे और उस गूगल ड्राइव में जो भी डाटा होगा डेली वो साथ साथ हम अवेलेबल कर देंगे। क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है कि जितने भी क्रैश हैं, क्रैश के अलग से ग्रुप्स बन रहे हैं और वो ग्रुप्स के अंदर जो है वो साथ साथ डाटा जा रहा है, तो मैं फिर इस ग्रुप के अंदर वो अवेलेबल करवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। 5 फोर्सेस मॉडल, पहला मॉडल जिस पे हम थोड़ा सा जरा ज्यादा तवज्जो देंगे, टाइम लगाएंगे ताकि इसको समझें कि मॉडल किस तरह से काम करता है। मॉडल बेसिकली होता क्या है? मॉडल एक फाइनल सॉल्यूशन होता है जिस पे लोग पहुंचे होते हैं बहुत सारी रिसर्च करने के बाद। फॉर एग्जांपल किसी ने क्या किया, 500 कामयाब कंपनियों को उठाया और देखा वो कामयाब क्यों हुई हैं, तो पता लगा कोई किसी वजह से कामयाब थी, कोई किसी वजह से, और उसने उनमें से जो कॉमन फीचर्स निकाले, कॉमन फीचर निकालने के बाद उसने एक मॉडल दे दिया कि जी कामयाब होने के लिए कंपनियों को ये 6 काम करने होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बिजनेसेस जब मार्केट में एंटर हो रहे थे तो उनको स्टडी किया, कंपटीशन को स्टडी किया, बहुत सारे आने वाली कंपनियों को फ्लॉप होते हुए देखा, बहुत सारी आती हुई कंपनियों को कामयाब होते हुए देखा, उनसे पूछा, उनसे पता किया और समझने की कोशिश की कि किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर होते वक्त कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सारों को सम अप करके एक मॉडल की शक्ल दे दी। तो बजाय इसके कि हर बंदा अपना बिजनेस शुरू करते हुए लंबी चौड़ी रिसर्च करे, लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के लिए किसी मॉडल से गाइडेंस ले लेते हैं। उस मॉडल में पीछे हजारों सैकड़ों कंपनियों की रिसर्च फीड होती है और वहां से जब हम उस मॉडल को देखते हैं तो मॉडल हमें समझा देता है कि देखो अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे तो चीजें बड़े अच्छे तरीके से चल पड़ेंगी। जी, अब क्या ये मॉडल परफेक्ट है? नहीं। मॉडल 80 to 90% केस में अच्छा काम करेगा, लेकिन हो सकता है आपकी कंपनी, आपके बिजनेस मैच ही ना करते हो उन सारी चीजों से। हो सकता है मॉडल जिन हालात में बना वो बड़े परफेक्ट हालात हो और चीजें थोड़ी सी बदल गई हो। तो कोई भी मॉडल पढ़ने के बाद हो सकता है आपसे पूछा जाए बताओ इसकी क्या लिमिटेशंस है, तो मॉडल पढ़ते हुए जो आपको खराबियां नजर आई आप उसको लिमिटेशंस कह के बता सकते हैं। अदरवाइज ये होता है ये मॉडल चूंकि बहुत सारी कंपनियों पे टेस्टेड होते हैं तो ये ज्यादातर 80 to 90% ये सही आपको रिजल्ट निकाल के दे रही होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सारी कंपनियां इस मॉडल को फॉलो करें और उनका हल अच्छा निकल आए। अब पोर्टर 5 फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल जो है वो हमें बताता है कि आपने जब भी कंपटीशन की स्ट्रेंथ को एनालाइज करना है एक मार्केट में तो आपने 5 फोर्सेस को देखना है। ये इसलिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आप समझना चाह रहे हो जी वो इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल और वो इंडस्ट्री कम क्यों प्रॉफिटेबल है, तो हो सकता है कुछ फैक्टर्स आपको ये वाली बात बता दें। पोर्टर ने आर्ग्यू किया कि 2 फैक्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक कंपनी को प्रॉफिटेबल होना है तो उसके लिए 2 अहम डिसीजन होने चाहिए। डिसीजन नंबर 1, इंडस्ट्री का कौन सा स्ट्रक्चर हो, उस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है जिसके अंदर आप एंटर हो रहे हैं, और नंबर 2, आपके पास उस इंडस्ट्री में सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज कितना है। पोर्टर के मुताबिक, मिशेल पोर्टर के मुताबिक 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बिजनेस करना है, ये भाई ने एक बिजनेस करना और एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा भाई इंडस्ट्री ध्यान से चूज करना, ये पहला स्टेप है। कौन सी इंडस्ट्री और कौन से सेक्टर में जाना है उसके लिए इनको सोचना पड़ेगा। दूसरा मैं कहूंगा जब आप उस सेक्टर में घुस जाए तो सेक्टर में फिर तूफानी परफॉर्म भी करना है। जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे बिजनेस दुनिया में एंटर हो गए तो आप कहें यार यहाँ तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब आपको वहां घुस के वहां के कंपेटिटर से मुकाबला करना पड़ेगा। तो इस वक्त ये मॉडल जो है ना वो हमें एंट्री के ऊपर थोड़ी सी गाइडेंस दे रहा है कि अगर हम किसी इंडस्ट्री में एंटर होने लगे हैं तो कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए। वो कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री को अगर परखना है तो ये देखो कि उसमें 5 बातें क्या है। उस इंडस्ट्री या उस मार्केट या उस सेगमेंट में राइवलरी कितनी है, वहां कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है, वहां सप्लायर्स के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है, नए एंट्रेंट्स के आने का खौफ कितना है और नए सब्सटीट्यूट आने का खौफ कितना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि जी मैंने किताबें छापने के बिजनेस में जाना है, तो सबसे पहले देखिए किताबें छापने के बिजनेस में कंपटीशन कितना है। फिर देखिए कि वहां कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर है। आप किताबें छाप के बेच रहे हैं, क्या कस्टमर्स के पास ऐसी पावर है कि वो आके के नहीं आपसे नहीं खरीदना, हम तो फलाना से खरीद लेंगे।
अब किताबों के अंदर ये बात बहुत होता है कि बंदे एक जगह से नहीं दूसरी जगह से किताब लेते हैं, एक पब्लिशर नहीं दूसरे पब्लिशर की किताबें लेते हैं। फिर कहीं सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं, पता लगा लिखने वाले गिनती के 3-4 लोग हैं और उन्हीं के पास सारी पावर है। पब्लिशर जाके कहता है कि जी किताब लिख के दो, वो कहते हैं 80% हम लेंगे किताब के रेवेन्यू का। तो ये तो बहुत मजे की इंडस्ट्री ना हुई जिसमें सारी बार्गेनिंग पावर ही हमारे सप्लायर के पास हो। देन क्या इस बिजनेस में नए लोगों के आने का थ्रेट है? किताबों वाला बिजनेस है, कोई भी थोड़े से नॉलेज के साथ इसके बिजनेस में एंटर हो सकता है। देन क्या नया सब्स्टिट्यूट आने का खौफ है? आजकल किताबों के इतने सारे सब्स्टिट्यूट, छोटे छोटे आर्टिकल्स भी सब्स्टिट्यूट होता है, ई बुक्स आ जाती हैं, किताब जैसी मार्केट में आती है फौरन से एक बंदा उसकी तस्वीरें खींचता है, उसकी पीडीएफ बना के और जनाब पीडीएफ मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ पोर्टल्स पे अपलोड कर देता है। तो इसका मतलब है इसके तो सब्स्टिट्यूट के आने के खौफ ही खौफ है। तो पता लगा राइवलरी बहुत ज्यादा, कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर भी है, सप्लायर भी जालिम है, नए एंट्रेंट्स भी कभी भी आ सकते हैं और सब्स्टिट्यूट भी कभी भी आ सकता है। तो आज इस वक्त किताबें छापने के बिजनेस में लोग घुसते हुए डरेंगे। वो जो पोर्टर 5 फोर्सेस देख रहे होंगे, जिसने पोर्टर 5 फोर्सेस नहीं देखी होगी, वो एक बिजनेस में घुसेगा, घुसने के 2, 2.5, 3, 4 साल बाद उसे तजर्बा होगा, इंटरनेट पे जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और लोग फिर उसको रेफर करेंगे कि देखो पोर्टर 5 फोर्सेस को ना मानने का ये नतीजा हुआ। तो बजाय इसके कि 100 बिजनेस 100 के 100 एक नया तजर्बा करें और अपनी जिंदगी के 4-5 साल बाद सीखेंगे उन्हें क्या सोचना चाहिए था, वाई नॉट कि जिन्होंने इससे पहले ये सारे तजर्बे देखे हुए हैं लोगों के और सैकड़ों हजारों कंपनियों की रिसर्च की हुई है, वो हमें कुछ अच्छे अच्छे से टूल्स बता दें। ये ऐसे ही है जैसे आप एक टीचर से कहते हैं सर एक कामयाब बच्चा बनने के लिए क्या जरूरी है, बजाय इसके कि आप जिंदगी के 10-12 साल धक्के खाएं उसके बाद आपको पता लगे कि अच्छा बच्चा बनने के लिए क्या करना था। वाई नॉट कि आप पुराने थ्योरिस्ट से पूछ लें जिन्होंने उस तरह की बहुत सारी केस स्टडियां देखी हैं और उसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचे हैं। तो टीचर कहता है भाई आपने रेगुलर क्लास लेनी है, आपने ये काम करना है, आपने लिखने वाला काम करना है, आपने अलर्ट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ये करना है, आप पास कर जाएंगे। आपको लगता है बड़ी हवाई बातें कर रहे हैं टीचर। टीचर्स ने उससे पहले सैकड़ों हजारों लोगों को देखा है, उनमें से कुछ को कामयाब होते देखा है, कुछ को फ्लॉप होते देखा है। उन्होंने देख लिया कि कामयाब होने वालों में क्या खास बात थी और नाकाम होने वालों में क्या बातें कॉमन थी। अब जो टीचर ने मॉडल बना दिया तो एक तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ खुद से गुजारें, एक ये है कि आप किसी उस फील्ड के पुराने बंदे के पास जाके कहें कि जी मुझे गाइड कर दो मैं क्या करूं, वो आपको 5-6 मशवरे देते, आप उन मशवरों को फॉलो करो, पेपर निकल जाए। सीए के पेपरों में पास होने का सबसे आसान टोटका ये है कि आपका टीचर आपको जो कह रहा है बस वो करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसके अलावा दुनिया का हर काम करते हैं। टीचर की क्लास में भी एडमिशन लेते हैं लेकिन टीचर पर भरोसा नहीं करते। अचानक से सोशल मीडिया पे कोई भी हमें एक पुठी सी एडवाइस देता है हम उसके पीछे चल पड़ता है। एक पुराने टीचर को, एक सोफिस्टिकेटेड टीचर को जिसके सामने सैकड़ों हजारों बच्चे बैठे हुए हैं जो पास भी हो रहे हैं, हम वो छोड़ के और कहते हैं कि नहीं जी ये तो जो है ना। और कई दफा दुख होता है जब बच्चे कंपेयर कर रहे होते हैं। कैसे कंपेयर कर रहे होते हैं? सर वो मैं जो है वो लॉ को किस तरह से करूं, मैं कभी लॉ को करते हुए आप थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया करो, फलाना ऐसे और फलाना ऐसे। अगला जवाब, सर मेरा रूममेट तो कह रहा था कि नहीं अगर तुम यूं कर लो तो ज्यादा बेहतर है। तो फिर मैं जवाब में कहा कि यार देखो अगर वो मेरी तरह जरा 19-20 साल से इसी फील्ड में मौजूद है, एफसीए है और उसने हजारों लोग पढ़ाए हुए हैं, तो उस वक्त भी शायद मैं उससे ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि इतने ही फीचर्स रखने वालों से भी मैं काफी बेहतर हूँ। तो शायद तुम्हारा कंपैरिजन पॉइंट ये हो कि एटलीस्ट इतने फीचर्स वाले बंदे के अंदर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम जरा ज्यादा बेहतर एडवाइस दे रहे हैं। तो अगर तुम मुझे एक कैफ के बच्चे से कंपेयर कर रहे हो, बस कंपेयर नहीं उसको बेहतर मान रहे कि वो कैफ वो मेरे रूममेट ने मुझे एडवाइस दी है, मतलब सर आप मतलब क्या ये 19-20 साल का तजर्बा क्या होता है, मेरा रूममेट उसने कहा है कि ऐसे करो। तो अगेन क्या होगा, जब कोई मॉडल को फॉलो नहीं करेगा और अपनी लाइफ में तजर्बा करना चाहेगा तो फिर उसको नुकसान भी हो सकता है। तो बिजनेस करने की अच्छी अप्रोच ये हो सकती है कि रादर देन आप अंधाधुंध बिजनेस में उतर जाएं, आप देखें कि क्या उसके ऊपर कोई रिसर्चेस मौजूद हैं और अगर ऑलरेडी रिसर्चेस मौजूद हैं और कुछ मॉडल्स बने हुए हैं तो उनको फॉलो करने से फायदा हो सकता है। इसने क्या कहा, किसी इंडस्ट्री में घुसना है तो उसमें क्या करो, इन 5 फैक्टर्स को देख लो। ये 5 फैक्टर्स को अगर थोड़ा सा मैं डायग्राम की फॉर्म में बताने की कोशिश करूं, आप ये देखिए वहां राइवलरी कितनी है। राइवलरी कब ज्यादा होती है, जब मिलते जुलती दुकानें होती हैं, मार्केट में स्लो ग्रोथ होती है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है, सारे लोग अपनी फिक्स कॉस्ट बचाने के लिए उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं, प्राइस वॉर्स चल रही होती हैं, डिफरेंशिएशन नहीं होती, सबके पास तकरीबन मिलती जुलती चीज होती है।
हाई एग्जिट बैरियर होते हैं। जिस बिजनेस में से बाहर निकलना मुश्किल होता है उसमें लोग कोशिश करते हैं कि एंड तक जितना निकल सकता निकालें। तो अगर आपको पेपर में सिचुएशन बताई जाए कि एक बिजनेस है जिसमें 5-7 लोग हैं, उनका बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, उनकी प्राइसें भी मिलती जुलती हैं, क्वालिटी भी मिलती जुलती है, हर वक्त वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे वहां राइवलरी आता है। तो 5 फोर्सेज में जो सेंट्रल फोर्स है कि उस इंडस्ट्री में राइवलरी कितनी है। ज्यादा राइवलरी मतलब अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, कम राइवलरी अच्छी इंडस्ट्री है। देन देखना ये है कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर या कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर कब होगी? जब थोड़े से सप्लायर होंगे, जब थोड़ी सी ऑप्शंस होंगी और आपको मजबूरन बस गिनती के 1-2 लोगों के पास जाना पड़ रहा होगा। स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होगी, एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट होना आपके लिए आसान ना हो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, इसको थोड़ी देर तक देखते हैं। कस्टमर सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है सप्लायर के मुकाबले में, तो सप्लायर तो बहुत स्ट्रांग है, सप्लायर अपने कस्टमर को खा जाएगा। सप्लायर की प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, आपको पता है इसके पास जो माल है वो किसी और के पास नहीं पड़ा हुआ। आप कपड़े बेचते हैं और आपको पता है कि फलाना जगह आजम मार्केट में वो जो उस बंदे के पास कपड़ा पड़ा, वैसा कपड़ा किसी के पास नहीं है। तो जब वहां जाएंगे तो उसी की पसंद का रेट सुनना पड़ेगा, उसी की शर्तें माननी पड़ेंगी। तो हमने देखना है कि क्या सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं है। मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात इस वक्त रोक ली है, ये इसको एक दफा हम समझेंगे। कस्टमर्स के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं। अगर कस्टमर्स की कंसंट्रेशन हो, बहुत सारे कस्टमर्स मिल के आए और ब्लॉक बना के डिसीजन लें, तो कस्टमर्स का एक पूरा ग्रुप इकट्ठा होकर उन्होंने एक बिजनेस है, कहा भाई आप हमें ये चीज इतने की बेचते हो, हम 50 लोग हैं, इतना डिस्काउंट दोगे तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो बिजनेस जितना मर्जी तगड़ा हो, उसको इतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर नजर आएगी कि ये जी सारे इकट्ठे हो गए, मेरे पास नहीं आएंगे, किसी कंपेटिटर के पास चले जाएंगे। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई मौजूद हो, आप जो चीज दे रहे हैं मार्केट में और लोग भी दे रहे हैं, तो कस्टमर तो कहेंगे जिस मर्जी के पास जाके उससे चीज ले ले। कॉस्ट ऑफ परचेज हाई प्रोपोर्शन है टोटल कॉस्ट का, उस बंदे के लिए कॉस्ट ऑफ परचेज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डिसीजन लेना अहम जरूरी है। आप गए, आपने एक बॉल पेन लेना था दुकान से, वो बॉल पेन नहीं था, दूसरा था, आपने ले लिया। 10, 12, 15, 20 रुपए की चीज है, 50 की चीज है, 30 की चीज है, लेकिन आपने सीए की क्लास लेनी थी। ये इतनी हल्की चीज नहीं है, इतने कम पैसे नहीं है कि आप इसके ऊपर बगैर सोचे समझे डिसीजन ले लें। तो जब आप सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे, 5 इदारों को, 10 टीचर्स को देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे, तो पावर तो आपके पास है। कॉलेज तो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता क्योंकि सामने वाला बड़ा अलर्ट है। तो जितना ही कस्टमर के पास पैसे ज्यादा हो, कस्टमर मजबूत हो, कस्टमर के पास नॉलेज हो, कस्टमर के पास ऑप्शंस हो, उतना ही कस्टमर के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर होती है। अगर बायर्स के लो प्रॉफिट्स हैं, अगर उसके पास प्रॉफिट्स ही कम है और उसने अपने उसी अंदर मार्जिन में खेलना है, तो वो हर तरह से रिसर्च करेगा, हर तहकीक करेगा, और अगर उसे फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ एक और थ्रेट भी होता है कि आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी आपको थ्रेट होता है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं सामने बोर्ड पे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, गाड़ियों के अंदर ये समझाना थोड़ा सा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है, वो गाड़ियां बना रहा है, एक शोरूम वाला है जो गाड़ियां बेच रहा है, एक कंज्यूमर है जो गाड़ी खरीद रहा है। तो यहां कहीं एक इंपोर्टर भी देख लेते हैं कि इंपोर्टर है जो माल इंपोर्ट करके इनको सप्लाई कर रहा है, ये मैन्युफैक्चर करके शोरूम वालों को सप्लाई कर रहे हैं, और ये कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए सप्लायर कौन है? इसके लिए सप्लायर कौन है? उसके लिए सप्लायर इंपोर्टर। इंपोर्टर माल इंपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, मैन्युफैक्चरर गाड़ी बना रहा है, शोरूम वाले को दे रहा है, शोरूम गाड़ी उठा के कंज्यूमर को बेच रहा है। ऐसे में मैन्युफैक्चरर जितना माल बना के इसे देगा, ये उतना बेचेगा। मैन्युफैक्चरर अगर इतना तगड़ा हो जाए कि वो अपना शोरूम खुद डाल ले, ये फर्क हो गया। यानी जरा इसका मुझे खौफ बताएं, ये इसका सप्लायर है और ये इसका कस्टमर है, इसको सप्लायर से क्या खौफ है? सप्लायर मेरी जगह आके ये काम भी शुरू ना कर ले, इसको डर है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का, पीछे वाला आगे आके मेरा वाला काम ना शुरू कर रहा है।
बात समझ रहे हैं? अब इनकी बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर माल इंपोर्ट करता है इंपोर्टर से और उसको मैन्युफैक्चर करके इनको देता है। ये बार बार इंपोर्टर से कह रहा है मुझे माल सप्लाई करो, माल सप्लाई करो। इंपोर्टर कह रहा है जी अब तो रेट का मसला है, ये है, दूसरे मुल्क से इतना महंगा मिलेगा, मैं पिछला रेट चार्ज नहीं करूंगा, मैं तो नया रेट चार्ज करूंगा। अगर ये बहुत स्ट्रांग हुआ और अगर इसने खुद इंपोर्ट शुरू कर दी, इंपोर्टर फारेगा है, इसका मतलब है ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो आपको हमेशा अपने जो वो है सप्लायर, उससे खौफ होता है कि वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ना कर ले, और आपको हमेशा अपने कस्टमर से खौफ क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन ना कर ले। एक बंदा होलसेलर को माल सप्लाई कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को कर रहा है और वो एंड कंज्यूमर तक कर रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ही पीछे आके होलसेलर बन गया तो, होलसेलर ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद शुरू कर ली तो जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के खौफ होते हैं, इससे भी कस्टमर और सप्लायर की स्ट्रेंथ पता लगती है। तो समटाइम क्या होता है, लोग दरमियान में से मिडल मैन को गायब करते हैं और खुद वो वाला काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो मिडल मैन है वो गायब हो जाता है। वो सोचता है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है। थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सप्लायर के पास सॉरी कस्टमर के पास तब ज्यादा पावर होगी जब कस्टमर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है। इस इंपोर्टर को अपने कस्टमर से डर लगा हुआ है, इसका कस्टमर तगड़ा है, वो कभी भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकता है। और अगर यहां देखेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन समझ आ रही है? कुछ और खौफ क्या है? नए एंट्रेंट्स के आने का खौफ। नए लोग आ गए तो क्या करेंगे आप? नए लोग आ गए तो क्या करें? कंपटीशन बढ़ जाएगा। नए लोग कैसे आते हैं किसी बिजनेस में? जब स्पेस नजर आती है, जब एंटर होना आसान है। अब अगर हमारे इस बिजनेस के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवानी, को बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं देने, को बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इंडस्ट्री भी नहीं लगानी, को गवर्नमेंट से 15,000 अप्रूवल्स भी नहीं लेने, को बहुत बड़ी बड़ी कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व नहीं है, तो लोग घुस जाएंगे। और अगर एंट्री पे बहुत ज्यादा बैरियर्स होंगे तो अगेन एंट्री के बैरियर जो है, कॉस्ट एडवांटेजेस हो सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, डिफरेंट पेटेंट्स रजिस्टर करवाने पड़ सकते हैं। तो जहां जितनी ज्यादा बैरियर्स टू एंट्री होगी वो उतना अच्छा बिजनेस है। एंटर होते हुए तकलीफ है, लेकिन एंटर होने के बाद आसानी है। ज्यादा लोग इतने आराम से एंटर नहीं हो सकेंगे। देन कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं? अगर सब्स्टिट्यूट है तो क्या हमारे पास कुछ नई मार्केट्स होंगी अपनी चीज बनाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस सेक्टर में एंटर हो रहे हैं उसका कोई अचानक से सब्स्टिट्यूट आ जाए, और अचानक से सब्स्टिट्यूट आ गया तो आप क्या करेंगे? आप सरवाइव किस तरह से करेंगे? तो जिस भी सेक्टर में आप एंटर हो रहे हैं वहां पे अगर आपको डर ये है कि वहां सूनर और लेटर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आ सकता है, तो फिर आप जरूर परेशान हो सकते हैं। 5 बातें। राइवलरी, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं, कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं, नए एंट्रेंट का कोई खौफ तो नहीं, और नए सब्स्टिट्यूट आने का खौफ तो नहीं। जरूरी नहीं कि हर चीज हमेशा परफेक्ट हो सकता है, इनमें से 4 आपकी फेवर में और या आपके फेवर में ना हो। मैं अगर 6 इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहा हूं तो मैं देखूंगा कहां ज्यादातर फैक्टर्स मेरी फेवर में, मैं उसके हिसाब से डिसीजन ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी किताब ने एक एग्जांपल दी हाई कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में। तो उन्होंने जस्ट एक एग्जांपल सी दी कि अगर एक हाई कंपटीशन वगैरह का वो है तो उसमें पोटेंशियल एंट्रेंट्स के क्या खौफ है, कंपेटिटिव राइवलरी कहाँ पे है, बार्गेनिंग पावर, ये सारे अगर हाई कैसे कैसे होंगे। बार्गेनिंग पावर बायर की कब हाई होगी? जब कस्टमर्स बड़े थोड़े से होंगे, कम होंगे और वो अपने हिसाब से खेलते होंगे। वॉल्यूम ऑफ परचेज, एक बंदा बहुत ज्यादा, कम लोग हैं लेकिन वो खरीदते हैं तो करोड़ों अरबों का माल खरीद लेते हैं। क्वालिटी, हमारी सर्विस और बाकी कंपेटिटर्स की बड़ी मिलती जुलती क्वालिटीज है। स्विचिंग कॉस्ट जो है वो किसी कंपेटिटर की तरफ बहुत आसान है, वो कभी भी शिफ्ट कर सकता है। तो क्या किया इन्होंने, वो सारे फैक्टर्स पकड़े और उसमें बताया वो हाई कब होता है। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए ये हाई कब होते हैं तो ये वाले फैक्टर्स, और अगर आ जाए लो कब होता है इसका ऑपोजिट। तो किताब ने एक एग्जांपल सी दी कि ये वाली चीजें हाई कब होती हैं। तो ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये था कि हम इस तरह से करें। तो मैं कई दफा एक कंपैरिजन करवा रहा होता हूँ कि अगर आपने एक बिजनेस में एंटर होना है तो आप किस तरह से डिसीजन लें। रेगुलर क्लास होती है तो हम बहुत चेक के जरा लंबी चौड़ी बात करते हैं, अभी टाइम कम है। मैं कहता हूँ फर्ज कर मेरे पास पैसे हों और मैं 3 बिजनेसेस को सोच रहा हूँ कि मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक वाली कोई कंपनी शुरू कर लूँ जो बोतलें बनाती हो, ये जो पेप्सी वगैरह टाइप की कंपनी है,
एक ये है कि मैं पंखे बनाने वाली कंपनी में शुरू कर दूं, और एक ये है कि मैं सीए का कॉलेज शुरू कर लूं। तो कार्बोनेटेड वाली जो है उसमें कंपटीशन सोच लें ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा कब होता है? ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, मिलती जुलती चीज होती है, मिलती जुलती प्राइस होती है। वहां तो भी कम प्लेयर है, दो बड़े नाम है, एक दरमियाना नाम है। तो बेवरेजेस में कंपटीशन कम है, मजा आया। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं। अब ये समझना होगा बेवरेजेस वाले अपना माल कहां से उठाते हैं, और जहां से आता है अगर वो लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो फिर तो उनके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। कस्टमर के पास स्विचिंग पावर तो है, लेकिन कस्टमर इतना अंधाधुंध मौजूद है, इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद है कि वो एक दूसरे के साथ कंसंट्रेट हो गई नहीं। ऐसा नहीं होगा पूरे पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग इकट्ठे होकर कहें हमने तो सिर्फ पेप्सी वाली बोतल पीनी है, कोक नहीं पीनी। देन एंट्री बैरियर बहुत मुश्किल, बड़े सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, इंडस्ट्री रजिस्टर करानी पड़ेगी, बड़ा सा प्लांट लगाना पड़ेगा, 1500 इदारों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, करोड़ों रुपया इंजेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है मैं आज शुरू कर लूं तो अगले 7-8-5 साल तक कोई नया प्लेयर इतनी जल्दी नहीं आने वाला, लेकिन शायद किसी और बिजनेस में जल्दी आ जाए। सब्सटीट्यूट्स, बोतलों के सब्सटीट्यूट से खौफ है या नहीं है? बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, जूस शुरू हो जाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं, कुछ और इस तरह से। तो सब्सटीट्यूट का थ्रेट है, खराब बात। एंट्री के बैरियर्स हैं, अच्छी बात। रेवलरी कम है, अच्छी बात। सप्लायर के पास पावर है, गंदी बात। कस्टमर के पास ज्यादा पावर नहीं है, अच्छी बात। अगर कलेक्टिवली देखेंगे तो हम एक डिसीजन ले सकेंगे। यही अगर पंखा बनाने वाला होता, पंखा 20 तरह की कंपनियां बना रही हैं, मिलते जुलते पंखा है, मिलती जुलती कीमत है, मिलती जुलती वारंटी है, तो कंपटीशन ज्यादा है। बात समझ आई? फिर सप्लायर के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है, आप जिस मर्जी से इंपोर्ट करना चाहें, बेतहाशा लोग, आप एक दफा गूगल पे सर्च कर लें, 200 लोगों का नाम आ जाएंगे, मैं इंपोर्ट करके देता हूँ आपको चीज। कोई पावर नहीं है सप्लायर के पास, अच्छी बात है। राइवलरी ज्यादा है, अच्छी बात नहीं है। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, अच्छी बात है। कस्टमर के पास है, उनके पास हर तरह का ब्रांड मौजूद है, हर तरीके से सोचते हैं, मार्केट फिरते हैं, और कई दफा 200 रुपए कम के ऊपर फैसला कर लेते हैं। तो यहाँ कस्टमर वैशी है। बैरियर्स टू एंट्री बहुत ईजी है, आपने शुरू कर लिया, कोई भी शुरू कर लेगा। तो आज मैं शुरू करके कहूंगा कमाल कंपनी हो गई, पता लगा मेरे अपनी फैमिली में 5 लोग आ जाएंगे, यार इसने शुरू कर लिया तो आसानी चीज होगी कोई, वो भी कूद पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूट फिलहाल बहुत ज्यादा डायरेक्ट सस्ता सब्स्टिट्यूट इस वक्त नहीं है, जो बाकी सब्स्टिट्यूट ना बड़े महंगे हैं, चाहे वो कूलर ही क्यों ना हो। कूलर भी महंगा है, एसी तो बहुत ही महंगा है, तो शायद पंखे का फौरन अल्टरनेट नहीं है। हाँ, पंखों में उस तरह की चीजें आ सकती हैं जी, कम बिजली कंज्यूम करने वाला पंखा, इन्वर्टर वाला पंखा, इस तरह वाला पंखा, थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस तरह से मामला नहीं है। सीए का कॉलेज, राइवलरी, मिलते जुलते कॉलेजेस, मिलती जुलती प्राइस वॉर्स। सप्लायर वैशी जालिम, टीचर्स सारे ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और हर कॉलेज कह रहे हैं यार उधर नहीं जाना मेरे पास आ जाओ, उधर नहीं जाना तो मेरे पास आ जाओ। तो आपको अमाउंट्स भी अच्छी देनी पड़ेंगी, आपको ध्यान भी बड़े अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। कस्टमर कहता है मैं तो जी वो, मुझे मेरी पसंद की क्लास, मेरी पसंद की शर्तों में, मेरी पसंद के तरीके से मिलनी चाहिए। कभी होती है, कुछ सब्जेक्ट में होती है बार्गेनिंग पावर, कुछ सब्जेक्ट में नहीं होती। देन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, नया एंट्रेंट इतने आराम से नहीं एंटर होता, क्योंकि इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा चाहिए, स्किल सेट भी बहुत ज्यादा चाहिए, और मार्केट में थोड़े से ही प्लेयर्स हैं। यानी कि नए एंट्रेंट या तो बहुत ही अरबपति सेठ हो, या फिर कुछ तगड़े से 2-3 टीचर्स हो जो कि मिलजुल के काम कर रहे हो। तो इसमें उतना ज्यादा आसान नहीं है, यानी कि ये सिर्फ पैसों से काम नहीं होती, इसके अंदर स्किल सेट वगैरह भी चाहिए। सब्स्टिट्यूट, सीए जैसी चीज अभी पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, यानी कि अगर हम एसीसी को सब्स्टिट्यूट कहें तो नहीं, वो तो इनकम गेम ही और है। आईसीएम में जरा पीछे है, तो इस वक्त कोई सीए का कोई डायरेक्ट कंपेटिटर अभी नहीं है, और शायद अगर आगे आएगा तो थोड़ा सा ये वाला चांस अभी थोड़ा सा कम है। तो एक तरफ से फायदा, एक तरफ से नुकसान है, कहीं फायदा है कहीं नुकसान है। तो आपने कलेक्टिवली इन 5 फैक्टर्स की बेस पे डिसीजन लेना होता है कि हम क्या करें। फिर अगला मरहला ये है, आपने बोतल बनाने वाली काम शुरू किया, पंखा बनाने वाला काम शुरू किया, या सीए कॉलेज शुरू किया, सेकंड स्टेप है कि अब उसके अंदर आपने अपने आप को कैसे अच्छा चलाना है।
तो जो पोर्टर का 5 फोर्सेस है ये आपको हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ द इंडस्ट्री में, या अगर आप एक इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपकी कंपेटिटिव पोजीशन अच्छी स्ट्रांग है या नहीं है उसको समझने में हेल्प करता है कि आप अपनी मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इन सारे फैक्टर्स में, तो आपको पता लग जाता है कि इस मार्केट में कौन कौन सी जो वो पावर है वो हाई है और कौन सी पावर कम है। बात कुछ समझ आई? देन हम अगले मॉडल की तरफ चलते हैं, लाइफ साइकिल मॉडल। इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पीएलसी मॉडल भी कहते हैं, लाइफ साइकिल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल का मानना यह है कि मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट आएगी, कोई भी सर्विस आएगी, कोई भी इंडस्ट्री आएगी, जब भी कोई नई चीज आएगी वो एक इंट्रोडक्शन से गुजरेगी। इंट्रोडक्शन में लोग उसे ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे, बड़ा मुश्किल होगा, लोगों को समझाना पड़ रहा होगा, बताना पड़ रहा होगा, तो थोड़ी सी सेल्स होगी। ये इधर सेल्स है और इधर टाइम है आपका, तो क्या होगा, थोड़ी सी सेल्स होंगी। लेकिन जब एक दफा इंट्रोडक्शन गुजर गया, मुश्किल टाइम गुजर गया, तो फिर एकदम से ये तेजी से चलना शुरू हो जाएगी, लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, ज्यादा लोग आ जाएंगे और इसके अंदर काफी तेज काम चल जाएगा। फिर क्या होगा, एक आप ऐसे प्रीमियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि मैच्योरिटी है, आप मार्केट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए और आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं। फिर क्या होगा, एक डिक्लाइन आएगा, कोई कंपेटिटर्स आ चुके होंगे, कोई नया सब्स्टिट्यूट आ गए होंगे, कोई नई इंडस्ट्री आ गई होगी। अब चाहे वो बटनों वाले फोन ही क्यों ना हो, तो वो कभी मार्केट में आए थे, कभी बड़ी तेजी से ग्रोथ हुई, फिर कभी बहुत मैच्योर होते थे, कभी डिक्लाइन पे। तो इसी तरह से अगर आज टच स्क्रीन वाले जो फोन है वो अगर हमें इस वक्त लग रहा है कि बड़े जबरदस्त चल रहे हैं, तो हो सकता है कभी ना कभी वो भी डूबे हुए और उनके भी कुछ अल्टरनेट्स आए हुए। तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंडस्ट्रियां नॉर्मली इन 4 फेजेस से गुजरती हैं। इस थ्योरी की अजम्पशन है कि 4 फेजेस आने ही आने हैं। इस थ्योरी के जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा डिक्लाइन आए। कुछ लोग मेच्योरिटी को बड़े अरसे तक बरकरार रखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से अपनी प्रोडक्ट को एक नए तरीके से एक नई हाइट दे देते हैं, ठीक है। और सम पीपल से कि नहीं, हमेशा एक मार्केट में खत्म होना है फिर दूसरी मार्केट में आना है। तो ये एक अरूज ज़वाल की कहानी हमेशा से इंसान के ऊपर भी ऐसे होता है। छोटा बच्चा होता है, भी समझ रहा होता है, फिर बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर एक जगह पे पुख्ता उम्र को पहुंचा हुआ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको जवाल आ जाता है। तो ये इंसानों में, सर्विसेज में, इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट में, तकरीबन हर जगह आपको ये 4 साइकिल नजर आते हैं। अब ऐसे में ये समझना बड़ा जरूरी है। नहीं, वो समझा ही रहे हैं कि आप अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स को देखें ना, ये समझें कि वो कौन से फेज में है, और जिस फेज में आपने उनके साथ वो वाली हरकतें करनी है, उस तरह की स्ट्रेटेजीज रखनी है ताकि वो वाला फेज बेहतर तरीके से चले। तो यहाँ पे एक हल्की सी एग्जाम्पल किताब ने दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर आज डिक्लाइन पे, लैपटॉप्स मैच्योरिटी पे, टैब्स और स्मार्टफोन ग्रोथ में, और स्मार्ट ग्लासेस अभी मार्केट में नए हैं कि जी आप गॉगल्स लगाएं और उसी के अंदर सारा कुछ हो रहा है और वॉइस से चल रहा है। तो शायद ही किसी टाइम पे इतने आगे हो जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सुस्तियां इतनी बढ़ जाएं कि आप कहें कौन जेब से मोबाइल निकाले, इसको यूज करे। अभी भी क्या है, घड़ी आ गई तो वहीं पे देख लिया अच्छा मैसेज, वहीं देख लिया अच्छा ये कॉल नहीं लेनी, वहीं पे वो आ गया, और तो मोबाइल तो आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो जाएगा। अगर मोबाइल ने रहना ही जेब में और सारा कुछ करना ही इस घड़ी से है, तो वाई नॉट की घड़ी में सिम डली हुई हो, या घड़ी वाईफाई या 4G से चल रही हो। तो अगेन फिर वो कहते हैं हैंड लेटर खत्म हो चुके हुए हैं, फैक्स जो है वो मैच्योरिटी पे थे, ये पुराने जमाने की बात है, ये भी डिक्लाइन हो चुके बेचारे। ईमेल ग्रोथ पे है, और ई कॉन्फ्रेंसिंग, जूम वगैरह की मीटिंग जो है वो अभी इस तरह से चल रही है। चेक बुक्स खत्म हो चुकी हैं, क्रेडिट कार्ड मैच्योर हैं, स्मार्ट कार्ड चल रहे हैं, और फिर अभी आईआरएस बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड मुख्तलिफ। पता लगा जी आपकी बॉडी के हिसाब से आपने कोई पेमेंट करनी है, आपने ऐसे हाथ लहराया डिवाइस के ऊपर से, उसने आपके हाथों से सेंसर्स को रीड किया और पेमेंट हो गई। एक मशीन में से गुजरे, पेमेंट हो गई। आंखों को स्कैन किया, पेमेंट हो गई। घूर के देखा, पेमेंट हो गई। इन्हें क्या दुनिया में हो रहा है, दुनिया में बहुत आगे की बातें हो रही हैं। मैं बड़ी छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। ये जो 5G का भी बहुत ज्यादा था ना, जिसमें था कि वो एक चिप डल जाएगी और जो है वो कोरोना का जो वो है वैक्सीन है, उस वैक्सीन से एक चिप हमारे दिल वो अंदर एंटर हो जाएगी जिस्म में, फिर वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करेगी, फिर हम सोचेंगे और ट्रांजैक्शन हो जाया करेगी। तो वो इस तरह की बातें लोग कर रहे होते थे। तो अभी बहुत सारी जगह पे बहुत सारे सेंसर्स इस तरह से चल रहे हैं जहाँ पे सारा काम हो रहा है। अभी आप और कुछ नहीं तो कम से कम अपने मोबाइल को टैप करके या करीब ले जाके तक ट्रांजैक्शन कर ही सकते हैं। आप अभी अपने मोबाइल को अंगूठे से लॉगिन भी कर लेते हैं। चीजें तो है, फेस लॉक विंडोज यूज कर रहा है। तो अगेन वही वाली बात, थोड़ा सा भी अर्ली फेज में। तो फिर होता क्या है, ये देखें,
सेंसर किया हुआ है। यहाँ चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता था, किसी चैप्टर में इन सारी चीजों पे बात थी, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं था। ये चारों फेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इनने क्या किया, कंपनी के मुख्तलिफ तरह के फीचर इन फेजेस में क्या चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स यहाँ लो होती है, यहाँ तेजी से बढ़ती है, यहाँ पीक पे होती है, और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट हाई होती है, यहाँ एवरेज होती है। शुरू में हाई होगी जब बनाएंगे, फिर एवरेज होना शुरू होगी, और जब आप पीक पे पहुंचे होंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से लो, और फिर यहाँ पे लो है और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब कम हो जाएगी तो बढ़ती चली जाएगी। प्रॉफिट नेगेटिव होगा, राइजिंग प्रॉफिट होगा, प्रीमियम प्रॉफिट होगा, और कस्टमर, यहाँ इनोवेटर आएंगे जो नई चीज को सर्च करते हैं, यहाँ अर्ली अडॉप्टर आएंगे जो कुछ नए के पीछे भागते हैं कि यार इसके पास है, चलो मैं भी चीज लेता हूँ, यहाँ आएंगी मिडिल मेजॉरिटी, और यहाँ लैगर्ड्स जो कि बिल्कुल एंड पे, जब हर चीज पिट गई होती है, एक चीज नई आके हर तरफ से चल के तकरीबन खत्म हो रही होती है, तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा यार चलो मैं भी इसको यूज करके देख लो। जैसे मतलब आप लोगों की नजर में बेबी बूमर्स जो ज्यादा एज के लोग हैं, वो अब जाके आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल पे शिफ्ट हुए, फिर मोबाइल के बाद आहिस्ता आहिस्ता बेसिक एंड्रॉइड पे गए, कुछ अर्से बाद पबजी में आपको जाके गोलियां मार रहे होंगे। कंपेटिटर कम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होते हैं, यहाँ स्टेबल हो जाता है, चंद खास कंपेटिटर्स आ चुके होते हैं, और यहाँ डिक्लाइनिंग नंबर। स्ट्रेटेजीज, यहाँ ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट की अवेयरनेस बनाएं, यहाँ मार्केट का शेयर हासिल करें, यहाँ अपना प्रॉफिट बचाएं, डिफेंड करें अपना शेयर, और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अपने एक्सपेंडिचर को कम करें, और जितना उस ब्रांड से मिल्क हो सकता है, जितना निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करें। कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट किस तरह की होगी, प्राइसिंग किस तरह की होनी चाहिए, प्रमोशन किस तरह की होनी चाहिए, टारगेट किन लोगों को करना है। तो ये टेबल ने आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की। तो हो सकता है पेपर में वो आपसे कहते हैं कि जी ये 4 फेजेस में जरा ये चीजें बता दो। कुछ लोग होंगे जो टेबल को रटा मार लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पेपर में बैठ के सोच के चारों फेजेस के बारे में बता देंगे। दोनों ही अच्छे लोग हैं, जिनका रट्टा अच्छा है और वो रट्टे पे भरोसा करके भी लिखा है वो भी ठीक है, और जिनकी लॉजिक अच्छी है वो तो ज्यादा अच्छी बात है कि वो उनको किसी भी किस्म का पेपर में सवाल आ जाए तो उसको एड्रेस कर लेंगे। इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो बेनिफिट्स हैं, आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाएगी, बिजनेस में एंटर होने से पहले पता लग जाएगा कि इस पे कौन कौन से फेजेस आएंगे और मैं इसको किस तरह से लेके चलूंगा। नॉन प्रॉफिट मेकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको टाइम से एम्बेडिंग कर सकते हैं कि यार ये अच्छा खासा फेज आगे हो गया पर पैसे तो आ ही नहीं रहे। आप कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। जब आपको एक पूरी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल समझ होगी ना, तो आप आज बैठ के, ऐसा नहीं होगा कि आज अगर सेल्स बहुत ज्यादा है तो आप जल्दी जल्दी से सस्ते में निकालना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके आपकी सेल्स भी कम हो जाएंगे। तो आपको सारी स्ट्रेटेजीज करने से पता लग जाता है कि हम अपनी इस फेज में क्या करें, अपनी प्रोडक्ट की हैपनिंग ज्यादा करें, कम करें, किस तरफ लेके जाएं। क्लियर? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कुछ क्रिटिसिज्म भी है। ये कहते हैं कि जी कंज्यूमर डिमांड जहां हाई है ना, सिर्फ वहां रेलेवेंट है। फिर पीएलसी की स्टेज को कैसे समझेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? मैं कैसे बता दूं कि इस वक्त आईफोन कौन सी स्टेज में है? कुछ कहेंगे मैच्योरिटी पे, कुछ सैमसंग के लवर्स कहेंगे डिक्लाइन पे है, कुछ कहेंगे अभी तो ग्रोथ है, अभी तो आगे से आगे दुनिया में बड़ा कुछ होना है। तो सबसे मुश्किल काम ये है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट इस वक्त कहाँ पे है, फिर उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाएं। तो इसमें जो सबसे मुश्किल सवाल है वो यही है कि आप किस वक्त इंडस्ट्री को समझ के, कैसे आपको लगता है कि ये गिर रही है, कैसे लगता है इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, किस तरह से आपको लगेगा ये काम खत्म हो गया, किस तरह से लगेगा ये काम शुरू हो गया। कोविड से पहले हम ऑनलाइन क्लासेस करते थे नियर पीयर। हमने 2016 में नियर पीयर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, पाइनियर थे, सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। फिर कुछ कॉलेजेस 2019-20 के आसपास उस पर शिफ्ट हो रहे थे। फिर जब कोविड आया तो कोविड में सबको शिफ्ट होना पड़ गया। तो जब हमने ऑनलाइन शुरू में किया हुआ था तो फिजिकल मार्केट ज्यादा होती थी और ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता हम अवेयरनेस दे रहे थे। फिर क्या हुआ, जब कोविड का टाइम आया तो कोविड में एकदम से लोग ऑनलाइन पे गए। जब ऑनलाइन पे गए तो जो हम पहले से तैयार बैठे हुए थे और कुछ लोगों ने अभी तैयार होना था, तो कोविड से इमीडिएट बाद वाला जो सेशन है तो हमारे ऑनलाइन वेंचर्स ने 6000 बच्चों को पढ़ाया हुआ था। फिर क्या हुआ, कॉलेजेस भी कहीं ना कहीं कैमरा किसी ना किसी तरीके से बीच में इन हुए और उन्होंने काम शुरू कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ, ऑनलाइन कोविड से 1.5 साल बाद ऑनलाइन बड़ी तेजी से गिरना शुरू हो गया। हमें लगा कि अब ऑनलाइन का डिक्लाइन है, शायद चीजें अब फिजिकल की तरफ जा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन का डिक्लाइन नहीं था, बच्चे घर बैठे बैठे आवाजार हो चुके थे। फिर अगले 1-1.5 साल लोग धड़ाधड़ फिजिकल कॉलेजेस में आए और आके पढ़ा और सारा कुछ हुआ, पेपर फिर पास नहीं हुए।
तो वो समझ रहे थे कि शायद मेरा पेपर इसलिए पास नहीं हो रहा कि मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ। अब उन्हें समझ आ गया कि मसला पेपर वो पैटर्न का नहीं है कि ऑनलाइन या फिजिकल, मसला उनका था वो पढ़ते नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, उस फिजिकल से दोबारा वापसी का सफर शुरू हो गया। तो इस टाइम पे क्या है, फिजिकल डिक्लाइन की तरफ आ रहा है और ऑनलाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगेन ये फेजेस हैं। जिस वक्त लग रहा था कि ऑनलाइन डिक्लाइन पे जा रहा है और फिजिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, उस वक्त कुछ और मामला था। अब वही फिजिकल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और ऑनलाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 4 फेजेस जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसे रहें, जरूरी नहीं कि एक डिक्लाइन पे जा रही है तो वो दोबारा उठ ना सके। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बिजनेस क्या कर रहा है और मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मॉडल तो है, लेकिन इस मॉडल में फ्लॉज भी बहुत सारे हैं। बात समझ आई? मार्केट में एंटर किस वक्त हो, इंट्रोडक्शन फेज में एंटर हो, ग्रोथ में एंटर हो, मेच्योरिटी पे एंटर हो या डिक्लाइन पे? ग्रोथ फेज ऐसा होता है जब ज्यादातर लोग एंटर करते हैं। जो बहुत ही टेक्निकल एंटरप्रेन्योरल किस्म की कंपनी होती है, वो क्या करती हैं, वो इंट्रोडक्शन में कहती है नया आइडिया, जल्दी से हम भी घुस जाते हैं। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, जब ग्रोथ फेज चल रहा होता है तो देखते हैं यार अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में इन होना शुरू हो गई, चलो भाई हम भी इसमें घुस जाते हैं। मेच्योरिटी फेज में अक्सर कंपनियां नहीं घुसती हैं सोच के कि भाई कंपटीशन बना हुआ होगा, हम लोग तो यहाँ पे फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ सियाने बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ मेच्योरिटी में भी काम कमा लेते हैं। डिक्लाइनिंग में नॉर्मली लोग लीव कर रहे होते हैं, नए बंदे नहीं आते, लेकिन कई दफा समझ लोगों को आ रही होती है कि सारी दुनिया डिक्लाइन पे जा रही है, हम इसमें एंटर हो जाएं। तो ऐसे ही हुआ कि जब ऑनलाइन से फिजिकल की तरफ शिफ्टिंग हो रही थी, तो एक दो लोगों ने फिर ऑनलाइन के ऊपर तेजी से काम शुरू कर दिया कि नहीं भाई ये अभी ऑनलाइन से फिजिकल पे जा रहे हैं, ये अभी डिक्लाइन हो रही है लेकिन बाद में मार्केट इस पे वापस आएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनलाइन में अच्छे टाइम पे अपनी प्रेजेंस दे के अपने आप को भी एक अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया। तो होता ये है कि आपकी कंपनी की अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फेज में मार्केट में एंटर होके जरा ज्यादा अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं। किताब ने एक बच्चों वाला साइकिल ऑफ कंपटीशन बताया है। साइकिल ऑफ कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन एक दूसरे के मुकाबले में किस तरह से कंपटीशन कर रहा होता है। फर्ज करें एक कंपनी सक्सेस हासिल कर लेती है मार्केट में, तो कंपेटिटर सोचेंगे यार हम भी कुछ वैसा करें या बेहतर करें, ये कंपनी ग्रो कर रही है, हम भी कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं। एक नई इनिशिएटिव एक कंपनी लेगा तो फिर क्या होगा, जो दूसरी कंपेटिटर होगी वो सोचेगी अच्छा इसने ये काम भी शुरू कर दिया, चलो मैं ये काम भी शुरू कर दूं। फिर क्या होगा, प्राइस और क्वालिटी की वॉर शुरू हो जाएगी। राइवल कंपनी हो सकता है अपनी प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे देना शुरू कर दे ताकि वो मार्केट का शेयर ले ले। दूसरी राइवल शायद हो सकता है क्वालिटी को इंप्रूव कर ले। फर्स्ट कंपनी हो सकता है जवाब देते हुए या क्वालिटी को इंप्रूव कर दे या प्राइस को कम कर दे या दोनों काम कर दे। तो क्या होगा, वॉर शुरू हो जाएगी। जैसे सीए कॉलेजेस में वॉर है, क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहे हैं और प्राइस आहिस्ता आहिस्ता कम या अपने पॉइंट पे रुकी हुई होती है। जैसे मैं कंपनी लॉ की क्लास में कह रहा था कि आप लोग इस वक्त जिसमें जितनी अमाउंट में कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, मैंने 21 साल पहले इतनी अमाउंट में ही सी लॉ पढ़ा है, 21 साल पहले। तो इसका मतलब है प्राइसेस वहीं ठहरी हुई हैं और कंपटीशन की वजह से क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। मुझे तो अपने टाइम पे पता भी नहीं था कि टीचर कौन पढ़ाएगा, टाइम टेबल भी कॉलेज ने अपनी पसंद से देना था। मेरी 2 क्लासें एक कैंपस में होती थी, 2 क्लासें दूसरे कैंपस में होती थी, दोनों के दरमियान 4-6 किलोमीटर का फासला था, बस से जाना होता था। क्यों? बार्गेनिंग पावर कस्टमर के पास कम थी, सप्लायर थोड़े थे, कंपटीशन नहीं था। तो अगेन कंपटीशन में क्या होता है, अल्टीमेटली कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी क्वालिटी कम से कम प्राइस में मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन जहां कोई अपनी क्वालिटी गिराएगा या प्राइस गिराएगा, दूसरी तरफ वॉर शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली इससे मार्केट खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, एक खास पॉइंट पे सब के सब फंसे हुए होंगे कि सब एक मुनासिब क्वालिटी दे रहे होंगे और एक खास लेवल से ऊपर प्राइस में नहीं जा सकेंगे। तो ये एक बड़ा जालिम सा कंपटीशन बन जाता है जिसका सबसे ज्यादा एज होता है कंज्यूमर्स को। बात समझ आई? आज के आखिरी मॉडल की तरफ चलते हैं। बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एसबीयू का। ये जरा मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आपके बिजनेस का एक ऐसा यूनिट जिसके लिए आप अलग से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। दिस कैन बी अ कैंपस, दिस कैन बी अ ब्रांच, दिस कैन बी एक मुल्क, दिस कैन बी एक प्रोडक्ट, दिस कैन बी आपका डिपार्टमेंट,
दिस कैन बी एनीथिंग। एक ऑडिट फर्म के लिए उसका ऑडिट एक एसबीयू है, उसकी कंसल्टिंग सर्विस एक एसबीयू है, उसकी टैक्स सर्विस एक एसबीयू है। तो फॉर एग्जांपल हमारे लिए पीआरसी एक अलग एसबीयू होगा, कैफ अलग एसबीयू होगा, सीफैप अलग एसबीयू होगा। फर्ज करें हम सीए, एसीसी और पता नहीं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स और करा रहे हैं, तो एक एसबीयू होगा सीए, एक होगा एसीसीए। तो एसबीयू क्या है? वो बिजनेस यूनिट जिसकी आप स्ट्रेटेजीज बाकियों से फर्क रखते हैं। तो सैमसंग जैसी कंपनियां जो दुनिया में टीवी भी बेच रही हैं, मोबाइल भी बेच रही हैं, वॉशिंग मशीनें भी बेच रही हैं और बहुत सारे काम कर रही हैं, उनके अलग अलग एसबीयूज होंगे। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग एसबीयू होंगे। गूगल देखें कितनी सारी तरह की प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो हर कंपनी हर लेवल पे अपने एसबीयूज को एनालाइज कर सकती है। और जब आपने एसबीयूज को एनालाइज करना है तो आपने उसको दो कैटेगरी में देखना है, आपके पास मार्केट शेयर कितना है और उस मार्केट में ग्रोथ कितनी है उस मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल सैमसंग वाले देखें टीवी, अब टीवी देखने वालों की एक अलग मार्केट होगी, तो वो देखिए कि टीवी बनाने वाले, टीवी बेचने वालों की दुनिया में मेरे पास मार्केट शेयर कितना है, ज्यादा है या कम है। दूसरा, टीवी वाली मार्केट में तेजी कितनी है, ग्रोथ कितनी है। और वही सैमसंग वॉच भी बना रहा है, उस वाली मार्केट में तेजी भी बहुत है। चलो तेजी तो बहुत है, सैमसंग के पास कितना शेयर है उसका। तो आप अपने आप को चार में से किसी एक खाने में क्लासिफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास मार्केट शेयर कितना है और मार्केट ग्रोथ कितनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट का शेयर भी बड़ा है, आप मार्केट के बिगेस्ट प्लेयर हैं या तकरीबन सेकंड टू बिगेस्ट है, और मार्केट ग्रोथ हाई है। आपकी कुछ ऐसी खास प्रोडक्ट्स हैं जो उस मार्केट में जो बड़ी तेज मार्केट है, और उस तेज मार्केट के अंदर आपके पास मार्केट का बड़ा शेयर मौजूद है, तो आप कहेंगे ये हमारे स्टार प्रोडक्ट्स हैं। समटाइम क्या होता है, मार्केट में तो तेजी होती है लेकिन आपके पास मार्केट का शेयर कम होता है, तो फिर क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन मार्क होंगे, इसे प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। फिर कुछ ऐसी मार्केट्स होंगी जहां आपके पास मार्केट का शेयर हाई होगा लेकिन वो मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी नहीं होगी, और कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी आपके होंगे जिसमें आपके पास मार्केट का शेयर भी अच्छा नहीं है और वो मार्केट्स भी बहुत मजेदार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टू अस पीआरसी हमेशा एक क्वेश्चन मार्क है। मार्केट में तो तेजी है, पीआरसी में हर अगले साल हजारों बच्चे आ रहे हैं, मार्केट तो तेज है लेकिन हमारे पास मार्केट का शेयर कम है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब हमें वो स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होती है। तो जब हम कैफ की बात करें तो कैफ के अंदर मार्केट में भी सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में भी इसमें तेजी है और हमारे पास मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर है, तो हम कह देंगे जी हमारा कैफ नाम का एसबीयू स्टार्स है हमारे लिए, हमारा पीआरसी नाम का एसबीयू हमारे लिए क्वेश्चन मार्क या प्रॉब्लम चाइल्ड। तो फिर सीए फाइनल, मार्केट का तकरीबन सबसे बड़ा शेयर है लेकिन मार्केट ठंडी है। बहुत बड़े शेयर का मतलब है कि मैं बहुत कामयाबी इसको कहूंगा, खुश होऊंगा कि 1000 बच्चे पढ़ा डाले, क्योंकि वो मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उस मार्केट में ग्रोथ नहीं है। लोग अब फाइनल में जाके फिर अपने कोई एसीसी पे शिफ्ट हो जाता है, कोई नौकरी शुरू कर देता है, कोई पेपर देना छोड़ देता है, तो और जो पेपर दे भी रहा होता है वो सोचते हैं यार सियाना तो मैं खुद ही पढ़ना शुरू कर दूं। तो मार्केट में ग्रोथ कम है लेकिन आपके पास मार्केट का शेयर ज्यादा है। फिर जो हमारे स्किल्स वगैरह वाले कोर्सेज हैं उसकी मार्केट भी बहुत तेज नहीं है, फिलहाल लोग को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और हमारे पास भी उस ओवरऑल मार्केट का अच्छा शेयर भी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ठीक है जी ये प्रोडक्ट जो है वो फिलहाल डॉग्स है। तो क्या होता है, आप अपने जितने भी एसबीयू समझ आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, ये सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये आपके डिविजन्स भी हो सकते हैं। तो हो सकता है सैमसंग कहे कि भाई पाकिस्तान में तो जी हम स्टार हैं, वियतनाम में हम क्वेश्चन मार्क हैं, तो इंडिया में हम कैश काउ हैं, तो फलाना मुल्क में डॉग्स वाले उस पे वो हैं, यानी कि उनका वो सेगमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एनालाइज करें कि आपकी एसबीयूज कौन कौन से खाने में जाएंगी। अगला स्टेप डिसीजन लेना है उस एसबीयू के साथ करना क्या है। क्या किया जाता है जी एसबीयू के साथ, किताब में मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जस्ट समझाने के लिए, और ये भी ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, जीपीटी पे भी सर्च कर सकते हैं, अपनी पसंद से कंपनी का नाम बोले और कहें कि मुझे इसका बीसीजी मैट्रिक्स ग्रुप नाम है ऑथर का और मैट्रिक्स, तो बीसीजी मैट्रिक्स इस अप्रोच को कहते हैं, जिस अप्रोच के थ्रू ये बताते हैं कि कंपनियां क्या करें, रादर देन कि हर प्रोडक्ट का अलग डिसीजन लें, अपने एसबीयूज जो स्टार्स हैं उनके अलग डिसीजन लें, इन एसबीयू के अलग डिसीजन लें, इनके अलग डिसीजन लें और इनके अलग डिसीजन लें। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी के केस में जो उनका लैपटॉप वगैरह है और जो आईपैड्स हैं ये इनके इस साइड पे आ रहे हैं,
आईपॉड वगैरह बेचारे जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, मार्केट भी ठंडी है और उनके पास शेयर भी बहुत ज्यादा नहीं है। एप्पल का टीवी अभी क्वेश्चन मार्क है, मार्केट तो बहुत तेज है टीवियों की, लेकिन एप्पल अपना टीवी नहीं मार्केट में अच्छे तरीके से ला पा रहा। और आईफोन, स्मार्ट वॉचेज, ये इस वक्त स्टार प्रोडक्ट्स है। इसी तरह से गूगल का भी दिया हुआ है, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है, आप काफी सारे सर्च कर सकते हैं। अब किताब बता रही है कि बेसिकली है क्या क्या स्टार, हाई ग्रोथ बिजनेस है या प्रोडक्ट जिसमें रिलेटिवली स्ट्रांग है आप कंपेटिटर के निस्बत। ऑफन दे नीड हैवी इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन देयर ग्रोथ, इनकी ग्रोथ सस्टेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इवेंचुअली एक टाइम पे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और अल्टीमेटली वो कैश काउ बन जाएंगे। तो अपने स्टार्स को जब तक स्टार्स हैं तब तक कोशिश करें कि इस पे ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करें और उसमें ज्यादा ज्यादा माल आता रहे, क्योंकि एक खास टाइम आना है, मार्केट ठंडी हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर आपका वो वही स्टार कैश काउ बन जाएगा, फिर आप उसमें से मिल्किंग करेंगे। कैश काउ क्या है, लो ग्रोथ बिजनेस या प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिलेटिवली हाई मार्केट शेयर है। ये मैच्योर सक्सेसफुल बिजनेस हैं जिसमें रिलेटिवली इन्वेस्टमेंट की नीड थोड़ी कम है। आपने इनको इतना मैनेज करते रहना है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ निकालते रहें। देन प्रॉब्लम चाइल्ड या क्वेश्चन मार्क के साथ क्या करना है, ये बिजनेस या प्रोडक्ट है जिसमें लो मार्केट शेयर है लेकिन हाई ग्रोथ मार्केट है। एक लाइन तो आपको हमेशा मिल जाएगी, एक्स एक्सेस पे क्या लिखा हुआ है, वाई पे क्या लिखा हुआ है, वो बता दें। इनके पास पोटेंशियल है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी होगी इनका मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। यू हैव टू थिंक हार्ड अबाउट क्वेश्चन मार्क, कौन से क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट करें और कौन से क्वेश्चन मार्क को मार्केट से निकाल लें। यार छोड़ो, क्या फायदा, नई चीज है, मैं क्यों उस पर इतनी एनर्जी लगाऊं। डॉग्स, ये वो बिजनेस या प्रोडक्ट है जिनका लो मार्केट शेयर है और अनअट्रैक्टिव लो ग्रोथ मार्केट में मे जनरेट एनफ कैश टू ब्रेक इवन। हो सकता है इतना तो आ रहा हो कि ब्रेक इवन हो जाए लेकिन मजा ना आ रहा हो, अभी तो बहुत ज्यादा अच्छा शेयर भी नहीं है, मार्केट भी तेज नहीं है। तो फिर अब आप ये सोचते हैं कि क्या करें, हम इमीडिएटली यहां से बाहर निकल आए या थोड़ा सा अरसा गुजारने के बाद सोचें कि अब क्या किया जाए और किस तरह से किया जाए। तो टेक्निकली बीसीजी मैट्रिक्स के एंड पे आप ना कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं। समटाइम यू नीड टू बिल्ड शेयर्स, आप शेयर बिल्ड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मार्क को स्टार बनाना है तो आप उस पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। होल्ड, समटाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक लेते हैं अपने उस एसबीयू को वहीं रखने के लिए, फॉर एग्जांपल कैश काउस। समटाइम आप हार्वेस्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पैसे निकालते हैं, और समटाइम डाइवेस्ट करते हैं, आप इकट्ठे ही सारा पैसा निकाल लेते हैं। बीसीजी की वीकनेस क्या होगी भला, क्या वीकनेस होगी इस वक्त? मार्केट ग्रोथ किसे कहेंगे, ग्रोथ का कोई परसेंटेज तो बता ही नहीं। अब एक मार्केट में 7% ग्रोथ है, क्या ये तेज है या हल्की है? ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, ग्रोथ और प्रॉफिट। ये डिपेंड करता है ग्रोथ पे, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। अब अगेन मेरी पोजीशन क्या है, हाई, मेरा शेयर कितना है, हाई। हाई का मतलब है कि क्या मैं सबसे बड़ा कंपेटिटर हूं या मेरे बाद में भी कोई है। तो फिर हम कहते हैं कि आपका जो सबसे बिगेस्ट कंपेटिटर है उसके मुकाबले में आपकी सेल्स जो है उसके 50% को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही, या मार्केट का टोटल साइज का सबसे बड़ा पोर्शन आपके पास है ही नहीं। तो इस पे बड़ी सारी डिबेट है। जो हाई शेयर है ये भी बड़ी ही मुश्किल सी बात है, लेकिन ज्यादातर हम कह देते हैं कि बिगेस्ट कंपेटिटर को कंपेयर कर लो। और हाई ग्रोथ जो है, ये कौन बताएगा कि कौन सी ग्रोथ हाई होती है? लोग चांदी खरीद रहे हैं, क्या हाई ग्रोथ है या लो ग्रोथ है? अब ये कैसे पता, क्योंकि लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हो सकता है आज से 3 महीने बाद लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्यादा? पहले से ज्यादा। तो पता नहीं वो नया लेवल क्या होगा, शायद वो ग्रोथ है और अभी आपको जो लग रहा है वो नॉर्मल बात हो। तो इसलिए ना वर्ड ग्रोथ भी बड़ा हाइपोथेटिकल सा वर्ड है कि इस वक्त जो है वो ग्रोथ कितनी है, कितना आगे तेजी है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉचेस, क्या हाई ग्रोथ मार्केट है? अब लोग ले तो रहे हैं लेकिन आपको बहुत तेजी नजर नहीं आ रही। अब व्हाट इज वो तेजी जो आपको नजर नहीं आ रही? स्मार्टफोन के कंपैरिजन। अब स्मार्टफोन तो दुनिया ही और है, तो ये तो ज्यादती वाली बात है कि आप स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से मैच करें। हर स्मार्ट वॉच वाले के पास कोई ना कोई मोबाइल होगा, लेकिन हर मोबाइल वाले के पास, तो इसका मतलब है कि ये एक सेकेंडरी तरह की मार्केट है। जो पहले लेवल पे लोग आएंगे स्मार्टफोन पे, फिर उसके बाद कुछ लोग जाएंगे वहां। आप ये देखें कि स्मार्ट वॉच अपने अंदर जो मार्केट है उसमें तेजी कितनी है। तो तेजी भी समझना आसान बात नहीं, कंपेयर करते हैं। तो इसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये तेज है स्लो है। तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में अपनी प्रोडक्ट्स को किसी खाने में रखना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, खाने में रख दिया तो वो बड़े अच्छे तरीके से बता देते हैं कि आपने उसके साथ क्या करना है, उसके साथ करना है, उसके साथ क्या करना है। याद है पोर्टर ने कहा था पहले अच्छी इंडस्ट्री चूज करो,
फिर उस इंडस्ट्री में खुद अच्छा खेलो। अच्छी इंडस्ट्री चूज करने के लिए 5 फोर्सेस, उस इंडस्ट्री में अच्छा खेलने के लिए BCG मैट्रिक्स, कि हमें समझ आ जाएगा कि अच्छा भाई मेरी ये जो SBUs हैं इनको मैं कहाँ कहाँ किस तरह से प्लेस करूँ। SBU की डेफिनेशन समझ आ रही है। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से SBU एक अहम चीज होती है कि वो कभी भी अचानक से पूछ लो, बंदा कहते हैं ये कहाँ था। तो ये इस थ्योरी के अंदर SBU उन्होंने बताया है। क्या ओवरऑल ये बात हमें समझ आ रही है? पक्की बात है। यानी आज के दिन को मैं इस उम्मीद पर क्लोज कर सकता हूँ कि हमें जो है वो एक चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया है, ओवरऑल पेपर का पैटर्न समझ आ गया है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे होंगे, एक इंटरनल एनालिसिस वाला और एक एथिक्स वाला। तो उससे क्या होगा कि हमारे वो जो 3 बड़े तगड़े वाले चैप्टर्स हैं वो हमारे जो ज्यादा आते हैं वो 2 दिनों में कवर हो जाएंगे। और फिर हम एक दिन पेस्टल के लिए रखेंगे, उसके चैप्टर्स को तेजी से देख जरूर लेंगे, उसको छोड़ना तो कभी भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। और एक दिन हमारा इंशाल्लाह सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होगा। वो जो हमारा डाउट में, वो डाउट में इसलिए डाला है कि उसका हमारे पास एक अच्छा लेक्चर भी मौजूद है। तो मैं कह रहा हूँ कि हल्का सा भी डाउट हो, मैं कहूँ हो डाउट हो गया, चलो जी जो है ना, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। कोशिश करना इसी तरह से आप जो है वो जोशो खरोश से आते रहें। आप लोग मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे आज, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह करे कल भी जो है ना इसी तरह से ये खुशी बरकरार रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह।